अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं दुनिया की 5 बड़ी अहम और ख़ास खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, फिर अपील करता हूँ कि अगर अभी तक कोई हमारे इस चैनल से जुड़ा नहीं है तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको फौरन मिल जाया करे। नाजरीन, एक बड़ी खबर फिर सामने आई है कि पोप फ्रांसिस ने साफ तौर से कहा कि अमेरिका और यूरोप जंग ज़दा इलाकों में असलहा फ़रोख्त कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने अमेरिका और यूरोप पर जंग ज़दा इलाकों में असलहा फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इससे जंग को, तनाज़ात को, विवादों को हवा मिल रही है। शाम, यमन और अफ़गानिस्तान में लोग इस असलहे का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने हफ्ते के दिन इटली के शहर मिलान में सान कार्लो इंस्टीट्यूट में असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए कहा, दुनिया भर में इस कदर ज़्यादा जंगें इस वजह से हैं कि अमीर यूरोप और अमेरिका अपना असलहा और हथियार फरोख्त कर रहे हैं। ये असलहा और हथियार बच्चों और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। रोमन कैथोलिक के रूहानी पेशवा ने कहा कि अगर ये हथियार नहीं होते तो फिर शाम, यमन और अफगानिस्तान में जंगें भी नहीं होती। उनका कहना था कि जो मुल्क असलहा बनाता और फरोख्त करता है वही हर बच्चे की मौत और हर ख़ानदान की तबाही का भी जिम्मेदार है। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर हम ये कहते हैं और लोगों को भी मालूम है कि अमेरिका खुद हथियार फरोख्त करता है और जंगें भी इसलिए करवाता है कि दो मुल्कों में जब जंगें चलती रहेगी तो इनका हथियारों के बेचने का, फरोख्त करने का कारोबार भी खूब फलता और फूलता रहेगा। इसलिए पोप फ्रांसिस को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मुल्क असलहा बनाता है और फरोख्त करता है वही हर बच्चे की मौत और हर खानदान की तबाही का भी जिम्मेदार है। यानी पोप फ्रांसिस ने यह इशारा कर दिया कि दुनिया में जो बेकसूर मासूमों की मौतें हो रही है इसका जिम्मेदार भी अमेरिका और यूरोप है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर वो इख्तिदार में आए तो गरब उर्दून की यहूदी आबादियों को इजराइल में जम कर देंगे। जी हाँ, इजराइल के वजीर आजम का कहना है कि अगर वो दोबारा इख्तिदार में आए तो गरब उर्दून में यहूदी आबादियों को इजराइल का हिस्सा बना देंगे। मंगल के दिन इजराइल में इंतखाबात हैं जिनमें नेतन्याहू का मुकाबला दाएं बाजू की ऐसी जमातों से हैं जो गरब उर्दून को जम करने की हिमायत करती है। ये बस्तियां बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इजराइल इन क़वानीन को नहीं मानता। गुज़िश्ता महीने अमेरिका ने शाम से 1967 में कब्ज़ा की हुई गोलान की पहाड़ियों को इजराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया था। इजराइल ने तकरीबन 4 लाख यहूदियों को गरब उर्दून और 2 लाख को मशरक़ी यरूशलेम में आबाद किया। गरब उर्दून में लगभग 25 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर है। फ़लस्तीनी गरब उर्दून, मशरक़ी यरूशलेम और गज़ा की पट्टी पर मुश्तमिल एक रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद है। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामला इन आबादियों का मुस्तक़बिल है। फ़लस्तीनियों का मानना है कि इन आबादियों की मौजूदगी में किसी भी रियासत की तकमील नामुमकिन होगी और इजराइल का कहना है कि फ़लस्तीनी इन आबादियों के मसले को वजह बताकर बराह रास्त मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके नज़दीक ये बस्तियां अमन के रास्ते में रुकावट नहीं हैं और उन पर गुफ्तो शुनीद की जा सकती है। इजरायली टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम नेतन्याहू से पूछा गया कि उन्होंने अभी तक के गरब उर्दून में बड़ी यहूदी आबादियों पर इसराइल की हाकिमियत क्यों नहीं कायम की, तो उन्होंने जवाब देते कहा कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इस सिलसिले को अगले मरहले तक ले जाएंगे तो इसका जवाब है हाँ, हम लेकर जाएंगे। मैं इसराइल की हाकिमियत को बढ़ाऊंगा और इस हवाले से बड़ी आबादियों के ब्लॉक्स और छोटी बस्तियों के बीच फ़र्क नहीं करूंगा। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनेई ने सऊदी अरब और इराक में बढ़ती कुर्बत और बढ़ती दोस्ती पर गहरी नाराजगी का और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इराक और सऊदी अरब के दरमियान कुर्बत
حقائق کے برعکس ہے۔ العربیہ.net کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے ملاقات کے دوران بغداد اور الریاض کے درمیان تعلقات کے فروغ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور عراق کے درمیان قربت الریاض کے موقف کی حقیقی عکاسی نہیں کرتی۔ خامنہ ای نے عراقی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ عراق میں تعینات امریکی فوج کی جلد از جلد واپسی کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کریں۔ کہا کہ عراق سے امریکیوں کا انخلا جلد از جلد کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی ملک میں امریکی فوج زیادہ دنوں تک کے زیادہ عرصے تک موجود رہے تو اس کے بعد اسے نکالنا اور بے دخل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ عراق میں امریکی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، جبکہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ امریکہ عراق میں حکومت، پارلیمنٹ اور موجودہ سیاسی گروپ کو نہیں چاہتا۔ سوڈان سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سوڈان کے وہ مظاہرین جو عمر البشیر کے استعفیٰ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، سوڈان میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر ان مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ جی ہاں، سوڈان میں مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کے باہر صدر عمر البشیر کے استعفیٰ کے حق میں احتجاج کرنے والے شہریوں پر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق سنیچر کے دن دارالحکومت خرطوم میں شہریوں کی بڑی تعداد نے دارالحکومت میں قائم مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کے باہر صدر البشیر کے خلاف زوردار احتجاج کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ بعض مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، جس نے آنسو گیس شیلنگ کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ مظاہرہ کرتے رہے اور مظاہرین پر پولیس کی بھاری نفری آنسو گیس کی شیلنگ کرتی رہی۔ ہفتے کے دن دارالحکومت خرطوم میں الگ الگ شہروں میں مختلف مقامات پر صدر البشیر کے احتجاج کرتے ہوئے صدر البشیر کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا اور اس مطالبے کے لیے ریلیاں نکالی گئی۔